But there are some other possibilities also. Situations of those men were also very very important. They also got a good status if they were generous. अगर वो बहुत काइंड होते थे और तब उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी होती थी. In our society also the same thing is happening, right? People who are miser and who are accumulated their wealth only for themselves. ऐसे भी कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो अपने लिए ही पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं. उनके लिए उनको अच्छा नहीं माना जाता था, उनको एक सिस्टम में अच्छा नहीं माना जाता था. One more area was there that has been mentioned in a very important Tamil literature, that is called Tamilkam. एक लिटरेचर है जिसको हम तमिलकम कहते हैं और तमिल लिटरेचर के बारे में बताया. That has mentioned there were so many chiefdom, छोटे छोटे chiefs हुआ करते थे. That was happening around 2000 years ago. One thing was also there. They have appointed so many poets. They appoint so many poets. And what is their role of these poets and all? Why they are pattern for that? Because they sing for them. They sing in their praise. Therefore, these patterns were appointed. And they sang for their praise mainly. Right? That's it. Then we have so many poems are also included in Tamil Sangam. इस संगम वर्ड यूज किया होता है. लॉट ऑफ पीपल यूज टू मीट एट वन प्लेस, सो दे रोट लिटरेचर अबाउट इट. सो देयरफॉर दैट इज कॉल्ड तमिल संगम. संगम का हिंदी मतलब भी होता है जहाँ पे कई लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे वो अपना लिटरेचर लिखते हैं. सो मेनी पोएम्स वर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस. सो मेनी पोएम्स वर आल्सो रिटन इन इट. what exactly they are telling this poems में हमें क्या पता लगता है? We getting a lot of information about social and their economic relationship also we come across in this. हमें उनके social और economic relationship के बारे में भी पता लगता है इसमें. Then we have there was a difference between rich और poor. क्या ये हमें पता लगता है कि there was a difference between rich and poor? Those who control resources, जिनके पास तो resources होते थे, दे वर कंसिडर्ड. एक और चीज़ उनसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिनके पास रिसोर्सेज होंगे दे हैव टू शेयर विद अदर पीपल. उनको और लोगों के साथ शेयर भी करना पड़ता है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट इन हिंदू सिस्टम. देन वी हैव टू अनदर टॉपिक दैट इज एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट. आपको सोशल डिफरेंसेस अगर आपके बीच में होंगे तो आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी है. बुद्धिस्ट लोगों ने एक अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग बताई बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने कि देयर वाज सोशल इनइक्वालिटीज. समाज में अगर हम लोग रहते हैं तो देयर मस्ट बी एन इनइक्वालिटीज आल्सो. सो देयर शुड बी सम इंस्टीट्यूशन. कोई आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन चाहिए जो इस चीज़ को कंट्रोल कर पाए. जैसे हमारे देश में भी अगर हम लोग देखें तो देर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस वर्किंग. अगर आपको न्याय चाहिए, इफ़ यू वांट सम लॉ, देन वी हैव कोर्ट्स फॉर असेसिंग योर resources, economic wealth and all. We have income tax. So we have so many departments which are working. Same way Buddhists also want some institution should be there. Why they want institution for that? Because they want social conflict को regulate करने के लिए they need some institution. So there was a myth, एक प्रोफेसी है, एक टेक्स्ट है जिसको हम सुत्ता पिटका कहते हैं. दिस लॉ बुक फॉर बुद्धिस्ट बेसिकली वी कैन कॉल. There are so many rules and regulation has been mentioned in this. Therefore, this is a Sutta Pitaka. नियमों की एक किताब. So that's it. First law book already I told you that is Manusmriti. In earlier part of this chapter I told you that there was a book called Manusmriti. उसने भी हमें कुछ suggest किया. Right? What that originally human being did not able to form bodily forms. एक ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली बॉडी फॉर्म्स के साथ नहीं आता, ऐसा उनका मानना था. मेनली आपके प्लांट्स वगैरह भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होते.
मेनली आपके जो ह्यूमन बीइंग है एंड जो प्लांट लाइफ है, दे लिव इन आइडलिक स्टेट ऑफ पीस. व्हाट दिस आइडलिक स्टेट ऑफ पीस मीन्स? एक इन्वायरमेंट बैलेंस में रहते हैं, ऐसा मानता है. एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम नेचर अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट. हर चीज़ हमें नेचर से मिलती है. मीन्स एवरीवन हैज टू डिपेंड ऑन नेचर इटसेल्फ. And what they want, whether they want their meal, they get from the nature. So nobody is fully developed. We cannot call everyone is developed, whether it's a plant, whether it's a human being. Everyone cannot be developed. They have to depend on nature. But as a human being progresses, they start gradual deterioration. आज जैसे हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, समाज बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे हम इसको डिटोरेट करते जा रहे हैं, इन्वायरमेंट को डिटोरेट करते जा रहे हैं एज ए ह्यूमन बींग्स. So there was a study now which is coming up, that is the water of river is become very clean. If you see Ganga now, after 21 day lockdown, you'll find it's more clean water is there. Human beings get their claim back. They are on roads. We come across with so many photographs where they are crossing the roads. So means now they got their claim. Their claim is to get more area, but we are not giving them. What we are doing, we are not able to maintain balance with the environment. So we have to do it. That was the thinking of Buddhism. तो वो ये लोग सोचते थे. तो हम लोगों ने धीरे धीरे डेटोरेशन करना शुरू किया एज ए ह्यूमन बीइंग. एंड व्हाई इट हैपन्स, हम इन्वायरमेंट को क्यों डिटोरेट कर रहे हैं? बिकॉज ह्यूमन बीइंग बिकम ग्रीडी, लालची होते चले गए हम लोग, विंडिक्टिव होते चले गए, हमारे बीच में ईगो बहुत आ गई, डिसाइडफुल होते चले गए, हम एक दूसरे के लिए अगेंस्ट में चलना शुरू कर दिया. सो दिस was it some phrase has been given. If we were to select a certain being, अगर हमें किसी को select करना पड़े तो उस आदमी को select करना चाहिए जो दूसरों के लिए काम कर सके. So that was the thinking behind this Buddhist text में ऐसा कुछ कहा गया, right? और क्या चीज़ को रोकना चाहिए आपको? What should be censored? बुद्धिस्ट में ये भी बोला गया किस चीज़ को रोकना चाहिए. सेंसर मीन्स किस चीज़ को रोकना है चाहिए आप. विच शुड बी राइटली बी सेंसर्ड, किस चीज़ को राइटली ढंग से हमें इसको बंद करना चाहिए या बैनिश करना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो मेंशन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर. देन बुद्धिस्ट लिटरेचर टोल्ड दिस वाज द क्वेश्चन दैट हु डिजर्व्स टू बी बैनिश, किसको, कौन हकदार है जिसको बैनिश किया जाना चाहिए. तो जैसे दे हैव गिवन एग्जाम्पल, वी विल गिव हिम रिटर्न अ प्रपोर्शन ऑफ राइस चूजन बाय द होल पीपल, ही विल बी नोन एज महासमंता. जो लोगों के लिए भलाई का काम कर सके उनको हमें आगे लाना चाहिए. एंड देयर वाज अ अपॉइंटमेंट विच वी कॉल इट एज अ महासमंता. दिस वाज अ पोस्ट विच वाज देयर. सो एक स्पेशल टाइप की पोस्ट बुद्धिस्ट के हिसाब से मेंशन की है, दैट इज महासमंता. महासमंता होता है जो लोग चुनते हैं उसको. लोग इसलिए चुनते हैं ताकि वो अपना कुछ हिस्सा लोगों को देता है या भलाई का काम करता है. ही इज जेनरस, इज काइंड. सो दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस वर आल्सो क्रिएटेड. what they want, Buddhist literature want some institution should be there. So therefore the institution of kingship, mainly how king should be chosen, it should be based on human choice. Means democratic approach should be there for electing king. It shouldn't be like that anyone can be king. So according to Buddhist literature, very good systems were given. And then why king can impose tax, राजा को टैक्स क्यों लगाना चाहिए? बिकॉज वट आर द सर्विसेज ही इज प्रोवाइडिंग यू. अगर राजा आपको सर्विसेज देगा, जैसे आपकी देश आपको सर्विस देता है, आपके लिए रोड्स बनाता है, रेलवेज बनाता है, सो हाउ दे कैन गेट मनी? बिकॉज वी आर गिविंग देम. हाउ दे कैन जनरेट मनी? थ्रू टैक्सेस, राइट? तो राजा ने जो सर्विसेज की हैं उसके बदले उसको टैक्स भी लगाना चाहिए. सेम टाइम हमें ये भी पता लगता है कि एक ह्यूमन एजेंसी भी होनी चाहिए, कोई ह्यूमन एजेंसी भी होनी चाहिए. देयर शुड बी सम ह्यूमन एजेंसी, राइट? Should be created, that should be institutionalized, and there should be proper economic and social relations should be developed in that. But there are some other implications also. Mainly human beings are only responsible for this type of institutions. Human being ही responsible है. Human beings are mainly responsible for all this, creating these institutions, right?
but it can be changed in the future. But by chance a person is changing, he becomes greedy, so then this is a choice of human being that it can be changed. उस आदमी को चेंज भी करना चाहिए. अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो दैट्स हैंडलिंग टेक्स्ट. आप टेक्स्ट को कैसे हैंडल करो, हिस्टोरियन से कैसे इस टेक्स्ट को हैंडल किया, और महाभारत के बारे में उनको कैसे कैसे इंफॉर्मेशंस मिली. दैट इज़ द मेन टॉपिक इन दिस. तो वी कम अक्रॉस सो मैनी सोर्सेज. वी कम अक्रॉस आपके कई सोर्सेज बताए गए हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. तो यू विल नोटिस दैट हिस्टोरियन कंसिडर सो मैनी एलिमेंट्स. आपको कई एलिमेंट्स हिस्टोरियंस को देखने पड़ते हैं, तभी देन ओनली दे कैन एनालाइज द टेक्स्ट. तभी वो जो लिखा हुआ उसी को वो कंसिडर कर पाएंगे, अदरवाइज दे कैन नॉट कंसिडर इट. देन वी हैव the language which it is written, which language it has been written. They have to examine जो आपका टेक्स्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. आपका जो टेक्स्ट मेनली लिखा हुआ है, इससे एविडेंस हिस्टोरियंस ले रहे हैं, विच हैज़ बीन रिटन इन विच लैंग्वेज. इट इज़ रिटन इन प्राकृत, whether it is written in Pali. This is the language at that time. It was written in Tamil. So much literature. Mahabharata was not written in only Sanskrit. It is written in so many languages. It can be in Prakrit, it can be in Pali. So what type of languages mainly ordinary people write? Because they don't understand Sanskrit. So their language will be common only. That language can be Prakrit, that can be Pali, because that was prevalent that time. So Sanskrit language is only for those people who are from higher class. They have more economic resources. Only for priests and elites. Everyone cannot use it. So they have to consider so many texts to believe on this. So there is so many texts. They have to consider so many texts. उनको कई टेक्स्ट को देखना पड़ेगा. फिर उनको ये भी देखना पड़ेगा the mantras verses which has been used in that. That can be only chanted. जो मंत्रों का इस्तेमाल हुआ उसमें, that can be only performed by ritual specialist. जो रिचुअल कैरी करते थे वही लोग कर सकते थे. और द पीपल हु कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, दे ओनली कैन यूज इट. देन अगर उनको अच्छा लगता था, देन ओनली दे कैन टेल अदर्स टू रीड इट आउट. Historians have one thing more, they try to find it out. One more thing historians try to understand, that is ऑथर्स, किसने लिखा है इसको और उसका पर्सपेक्टिव क्या था. व्हाई ही रोट दिस टाइप ऑफ एपिक, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव बिहाइंड दिस, एंड व्हाट आर द आइडियाज बिहाइंड दिस, हु शेप दिस टेक्स्ट. क्यों लिखा, किसके कारण लिखा. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैज बीन मेंशन इन दिस. एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस. समटाइम्स अ पर्सन हु राइट्स लिटरेचर, then he has to keep lot of things in mind. ऑथर ऐसे ही अपनी किताब को नहीं लिख देगा. ऑथर हैव टू कीप लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड. स्पेशली ऑडियंस का दिमाग में रखना पड़ेगा. ऑडियंस को दिमाग में रखना पड़ेगा. समटाइम्स ही रेज द थिंग्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. देयर इज़ अ फ्रेज आल्सो इन हिंदी, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि. सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स वर देयर, राइट. सो समटाइम्स दे हैव टू कंसिडर दोज थिंग्स, दोज एलिमेंट्स विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ नॉट रिलेवेंट, बट ही हैज़ टू राइट. सो हिस्टोरियंस को ये भी देखना पड़ेगा था जो टेक्स्ट ऑथर ने लिखा वो क्यों लिखा और कितना रेलेवेंट है कितना नहीं है. सो दे हैव टू ट्राई, दे हैव टू सर्टन पॉसिबल डेट आल्सो बतानी पड़ेगी, कब लिखा गया, ये कंपोजिशन कब हुआ होगा, इसको कंपाइल कब किया गया होगा टेक्स्ट को, राइट. एंड वेयर दे हैव बीन कंपोज, विच एरिया दैट हैज़ बीन कंपोज्ड. Then only historians can find some relevance, otherwise they cannot find any relevance in it. जब आप ऐसी assessment कर लेंगे, then only you can think about other things. Then they have to see जो content text में है, it has some historical significance or also not. That also they have to assess. Historians also they have to consider a lot of things. उनको कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं इसमें. हिस्टोरियंस को ये भी देखना पड़ता है कि वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा, किसने लिखा, कब लिखा, वाई इट हैज़ बीन रिटन, व्हाट ऑथर्स हैव रिटन, एंड ऑल दिस थिंग. आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द थिंग्स they have to see this thing also. These points have some historical significance or also or not. That also they have to assess it.
So that is the problem is mainly they are facing. This is a very difficult task. It's not an easy thing. It's a very difficult task. ये काफ़ी मुश्किल काम था. और जैसा टेक्स्ट आपका महाभारत है, सो इसमें तो और भी कई प्रॉब्लम्स आ रही थी, because it has written a lot of things. It's a colossal epic. I told you in starting, it's a colossal epic. So languages and content also we have to consider. Now we'll see the languages which has been used. लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा. अब हम so if you see version of Mahabharata, if we consider that is in Sanskrit, but ऐसा नहीं है कि Mahabharata is written only in Sanskrit. There has been many versions, many languages used this. बहुत सारी languages में लिखा हुआ है, but mainly the Sanskrit which has been used in Mahabharata is quite simpler. बहुत ज़्यादा simple है as compared to Vedas. Whatever things has been written in Vedas, that is quite difficult. But in Mahabharata, language, Sanskrit language is quite easy, right? And a lot of prashrutis are also written. Prashrutis उसको कहते हैं किसी के बारे में लिखना. So whatever has been mentioned, that is very tough. But mainly Mahabharata, the language, Sanskrit language is quite easily. So historians mainly have to classify the content also. Historians का एक और काम भी था कि they have to classify the contents of the present text. उनको देखना पड़ेगा. Then they divided into two main heads. तो इसीलिए उसको क्लासीफाई करने के लिए हिस्टोरियंस ने इसको दो हेड्स में डाल दिया. एक सेक्शन में तो that contains stories, उसको हमने नरेटिव कहा, क्योंकि नरेशंस में क्या होता है, यू जस्ट एक्सप्लेन द थिंग्स इन द स्टोरी फॉर्म. एंड दैट सेक्शन विच कंटेन प्रिस्क्रिप्शन, सोशल नॉर्म्स के बारे में बता रहा है, उसको हम डायडेटिक बोल रहे हैं. ठीक है. सो वी हैव मेनली टू हेड्स है. वन इज कॉल्ड नरेटिव एंड वन इज कॉल्ड डायडेटिक, राइट. सो दैट्स मेनली टू हेड्स. क्लासिफिकेशन अगर हम करें महाभारत को तो मेनली इट कैन बी इन टू हेड्स mainly. One is narrative and one is didactic. But you cannot say that's very watertight. Watertight का मतलब होता है कि आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से narrative है और यहाँ से didactic है. That is not possible, right? Sometimes stories are also mentioned didactic form में, stories भी लिखी गई हैं. तो we cannot say this is fully narrative and this is fully didactic. It is not possible. Sometimes narratives also contain some social message which is a part of a didactic, but it is written in narrative form also. ऐसा भी देखने को मिला है हमें. Then we have historians are mainly agree that Mahabharata is basically dramatic. It's just like a drama, like Shakespeare used to write drama mainly. It's a moving story. Mahabharata is just like a moving story, right? And didactic portion बाद में ऐड किया गया, because drama can be written only in narrative form, but didactic form बाद में इसमें ऐड किया गया. So that's that. And the text is mainly described in इतिहास. तो आप जो महाभारत है बेसिकली हम इसको इतिहास भी कंसिडर करते हैं, हिस्ट्री कंसिडर करते हैं, because it is a part of early Sanskrit tradition. So literal meaning of इतिहासा is translated as history. तो इतिहास को अगर हिंदी में, this is a Hindi word, right? Hindi version of history. So we call it as इतिहासा. Then we have to see was there a real war? जो आपकी war महाभारत में बताई हुई है कौरवों और पांडवों के बीच में, that is real, right? We are not sure. That has not been sure. That has not been mentioned somewhere. Historian think is a memory of some conflict, but it is actual. किसी के बीच में लड़ाई हुई होगी और उसको उसने नरेटिव फॉर्म में राइटर ने लिखने की कोशिश करी है. तो that's that. Then we have to see other points also. Historians also consider. They have to think about it. There is no other
detail of corroborative means detail or evidence of battle. Now, we not come across any evidence of any other battle, right? Then we have to see another topic, that is author and its date. This is very important, authors and date. Now, who wrote the text? Mahabharata किसने लिखा? That is the question. It can be so many answers, right? Mainly the origin story of Mahabharata is composed by some charioteer. जो रथ चलाते थे उन्होंने गाया होगा, because they cannot write because they are an ordinary person, right? And उनको हम लोगों ने सुतास बोला है. The person who were appointed by kings and they were the patrons of these people, bards. They used to sing and sing in the praise of kings who were appointed. Must be this origin story has been taken from there. But who generally accompanied ये कौन होते हैं चैरिटियर्स जो क्षत्रिय को वॉर के टाइम में सपोर्ट करना है. सो दे आर कॉल्ड चैरिटियर्स बैटलफील्ड में. एंड दे मस्ट कंपोज सम पोएम्स आफ्टर सीइंग द वॉर and they celebrate the victories, their achievements, and then their compositions are mainly oral form. It is not in written form. Then in 5th century onwards, must be some Brahmins. 5th century Brahmins took over the story and they start writing about it. So this is not an actual version of any Brahmin. That has been picked from bards because they were singing orally these songs and all based on things all and all. That time when it was written, there were so many chiefs. बहुत सारे chief होते थे. Kingdom वाला origination नहीं हुआ अभी, right? They were mainly chiefdoms. Therefore, the names of Kurus have been mentioned. Panchalas were also mentioned. So, mainly the story of Mahabharata epic revolves around it, and later on it become kingdoms. बाद में ये छोटे छोटे से चीफ एक बड़े राजा के रूप में आ गए, right? Now question comes कि जो ये राजा थे, जो राजा बने थे, they want their इतिहास should be recorded. तो हर राजा चाहता था उनका इतिहास उनके बारे में लिखा जाए. Whether it should be preserved whatever they written systematically. क्या ऐसा कुछ भी हमें पता लगता है? It is also possible, mainly it is also possible that later on so many states were established, almost old social values replaced by new ones. So that also mentioned in some parts of the story. ये भी हमें पता लगता है कि old values खत्म होती जा रही थी and new values are replacing it, right? So that's also recorded in this aspect. We also noticed another phase in this composition of the text, that is around 200 BC to 200 CE के बीच में भी हमें ऐसा एक phase देखने को मिलता है when there was a transition period when the things were changing. Social value की जगह new values आ रही थी, and this was the time when the worship of Vishnu was growing. वैष्णव लोग बढ़ रहे थे, they got importance. और विष्णु के ही एक फॉर्म है कृष्णा. ही कंसिडर टू बी रिकार्नेशन ऑफ विष्णु. विष्णु के अवतार माने जाते हैं कृष्णा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन महाभारता. आप लोगों को पता है कृष्णा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन एपिक बिकॉज दैट वॉज आइडेंटिफाइड विद विष्णु. विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं कृष्ण, राइट? सो दिस ऑल थिंग्स हैपन बिटवीन 200 and 400 CE. जब ऐसा कुछ होने लगा, विष्णु की पूजा ज़्यादा होने लगी, कृष्णा के इंपॉर्टेंस बढ़ने लगे, राइट? So mainly it is a didactic section. This is not narration. And ये काफ़ी हद तक मनुस्मृति से मिलता जुलता है. मनुस्मृति is a legal book of Hindus, right? So that's the oldest legal book of Hindus, mainly any old legal book. So that was also there. So if you see earlier verses of Mahabharata was around 10,000. But later on it become 1 lakh verses. So this is an enormous composition. It's a quite big, right? And all credit goes to one person. The name of that sage is called Vyasa. इसलिए ऐसा माना जाता है कि महाभारत was written by a sage called Vyasa, right? So that's it. So now we'll take on. Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.